नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पीवीएम स्टडी पर। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना का दौर चल रहा है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ घर पे बैठ के स्टडी कीजिए। तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था पादपों में अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन में भी अपन ने पहला टाइप देखा था अनिषेक बीज था, दूसरा देखा था कायिक परिवर्धन। कायिक परिवर्धन का पहला टाइप हो गया था प्राकृतिक कायिक परिवर्धन। आज अपन देखते हैं दूसरा प्रकार, कृत्रिम कायिक परिवर्धन, यानी कृत्रिम तरीके से करवाया जाता है। अब ये करवाया किसके लिए जाएगा? व्यापारिक रूप से, या यूं कह दे कि भाई आर्थिक महत्व के जो पादप होते हैं जिनसे हमें लाभ होता है, उनका अधिक उत्पादन करने के लिए कृत्रिम कायिक परिवर्धन करवाया जाता है। इसकी कुछ विधियां हैं। विधियों में पहली विधि है कर्तन। कर्तन में क्या होता है? पादप के स्तंभ को या मूल को काट करके उगाया जाता है और उससे नए पादप का निर्माण होता है। तो इसके भी दो प्रकार हो गए। स्तंभ कर्तन, स्तंभ यानी तना, तने के छोटे से भाग को काटेंगे और उसको उगाएंगे और उससे नए पादप का निर्माण होगा। ऐसा अपन करवा सकते हैं जैसे गन्ने में, अंगूर में, गुलाब में, ऐसे कई पादप हैं जिनमें स्तंभ कर्तन के द्वारा हम कृत्रिम रूप से नए पादप उत्पन्न कर सकते हैं। अब स्तंभ कर्तन कुछ कारकों पर निर्भर करता है। कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करेंगे? जैसे मात्र पादप की आयु। मात्र पादप कौन सा? जिससे स्तंभ लिया गया है, काटा गया है, उसकी आयु वो भी निर्भर करती है। नंबर 2, जो टुकड़ा लिया गया है उसको अपन परवर्ध भी बोल सकते हैं। परवर्ध की लंबाई, यानी कितना लंबा टुकड़ा काटा गया है। अच्छा, इससे क्या मतलब है कि कटे हुए टुकड़े पर कलिकाएं उपस्थित होनी चाहिए, तभी नए पादप का निर्माण होगा। तो ज्यादा लंबाई होगी तो ज्यादा कलिकाएं होंगी। तीसरा है रोपाई का वातावरण, कि कैसे वातावरण में हम उसको रोपण कर रहे हैं। तो ये स्तंभ रोपण को ये 3 कारक प्रभावित करते हैं। तो स्तंभ रोपण के द्वारा कायिक परिवर्धन करवाया जा सकता है। दूसरी विधि है इसमें मूल कर्तन। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि मूल का छोटा सा भाग काटेंगे और उसको ऊर्ध्व स्थिति में, यानी सीधा खड़ा उगाएंगे, ताकि उसके शीर्ष पर जो कलिकाएं हैं वो अंकुरित हो सके। तो मूल का छोटा सा टुकड़ा काटना है, उसको सीधा ऊर्ध्व स्थिति में उगाना है, ऊर्ध्व स्थिति में उगाना है। और ऐसा हम कौन से पादपों में कर सकते हैं? सेब में, अमरूद में, नींबू में, etc. ऐसे कई पादप हैं। तो ये पहली विधि हुई कर्तन। दूसरी विधि है दाब लगाना। इस विधि में क्या करते हैं कि किसी पादप की टहनी को या शाखा को काटने से पहले उसके ऊपर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण करते हैं। पादप पर लगी हुई शाखा पर ही अपस्थानिक जड़ों का पहले निर्माण करेंगे, उसके बाद में उसको काट करके नए पादप के रूप में उगाएंगे। अच्छा, इसकी भी 2 विधियां हैं। पहली विधि है टीला दाब। इसमें क्या करेंगे? टीला दाब में ऐसे पादप जिसकी शाखाएं लचीली होती हैं, ठीक है, उसकी एक शाखा को, जैसे मान लीजिए ये कोई पादप है और इस पर लगी हुई ये लचीली शाखा है, लचीली शाखा। तो इस शाखा को झुका करके एक मिट्टी के टीले के नीचे दबा देंगे। मिट्टी के टीले के नीचे दबा दिया। ध्यान ये रहे कि जो भाग दबा हुआ है शाखा का, उस पर 1 या 2 पर्वत संधियां जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अपस्थानिक जड़ों का निर्माण पर्वत संधि से ही होगा। तो लचीली शाखा को एक टीले के नीचे दबा दिया और दबे हुए भाग में पर्वत संधि होनी चाहिए।
अब इस टीले पर पानी डालते रहेंगे, नम बना हुआ रहे, ये नमी की कमी नहीं हो, तो कुछ दिनों बाद पर्व संधि से जड़ों का क्या हो जाएगा, निर्माण। जड़ों का निर्माण होने के बाद इस शाखा को यहां से काटेंगे और नए पादप के रूप में उगा देंगे। ये हो गया टीला दाब। ठीक है। इसकी दूसरी विधि है गुट्टी दाब। दाब लगाने की दूसरी विधि है गुट्टी दाब। इसमें क्या करते हैं, पादप की ये शाखा है, चक्कू द्वारा या किसी और उपकरण से हम इसकी ऊपर की छाल को हटा देंगे। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ऊपर की छाल को हटा दिया। अब जहां से छाल हटाई है ना, ध्यान ये रखना है वहां पर पर्वसंधि होनी चाहिए। अब ये कटे हुए भाग यानी जहां से छाल हटाई है वहां पर रुई लपेट देंगे या बोरी का टुकड़ा लपेट सकते हैं। लपेट दिया। अब जस्ट इसके ऊपर जो शाखा है उस शाखा पर एक बर्तन, जैसे मान लीजिए एक छोटी सी मटकी, लटका देंगे। ठीक। और इसके पैंदे में एक छेद कर लेंगे और छेद में कोई मोटा धागा, जैसे सूतली भी अपन काम में ले सकते हैं, वो पिरोएंगे और उस सूतली को इस रुई के चारों ओर लपेट देंगे। जहां पर अपन ने रुई बांधी है ना, इसको गुट्टी बोलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें पानी भर लेंगे। मटकी में क्या भर लिया, पानी। तो वो पानी इस सूतली के माध्यम से थोड़ा थोड़ा इस कटे हुए भाग पर आएगा, जिससे ये भाग रुई गीली हो जाएगी और ये भाग नम बना रहेगा। तो कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में यहां कटे हुए भाग से क्या निकल आएंगी, जड़ें। और जड़ें निकलने के बाद इस शाखा को यहां से काटेंगे और नए पादप के रूप में उगा देंगे। तो नया पादप बन गया। कौन सी विधि द्वारा, गुट्टी दाब विधि द्वारा। तो दाब लगाने की ये दो विधियां हो गई। कायिक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की तीसरी विधि है रोपण। रोपण क्या होता है, देखिए 2019 के बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रोपण किसे कहते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ये नहीं था, ये रोपण नहीं था। एक रोपण जूलॉजी के टॉपिक में और आएगा आगे चल करके, उसे भी रोपण ही बोलते हैं। तो वो पूछा गया था, यानी कि कोरक पुट्टिका गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जुड़ जाना, उसे भी रोपण कहते हैं। तो वो वाला रोपण पूछा गया था, ये वाला रोपण नहीं पूछा गया था। तो यहां रोपण क्या होता है, देखो इस रोपण में क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये विधि कौन से पादपों में काम में लेंगे, आर्थिक महत्व के पादप, जैसे आम, अमरूद, अंगूर, आर्थिक महत्व के पादप, इनका ज्यादा से ज्यादा कम समय में उत्पादन हो सके, इसके लिए रोपण विधि का इस्तेमाल करेंगे। क्या करना है, इसमें दो पादप अपने पास। अब इस दो पादप में एक पादप है उच्च गुणों वाला और दूसरा पादप है निम्न गुणों वाला। ठीक है। उच्च गुणों वाले पादप के स्तंभ से या शाखा से एक छोटा सा भाग काट लेंगे। इस छोटे से भाग को जो कौन से पादप से लिया गया है, उच्च गुण वाले पादप से, उसके स्तंभ या टहनी के छोटे से भाग को काट लेंगे, जिसको कहते हैं कलम। और दूसरा पादप जो कैसे है, निम्न गुणों वाला, उसके ऊपरी भाग को हटा देंगे, सिर्फ नीचे वाला भाग रहने देंगे जो जमीन में लगा हुआ है। इस भाग को कहते हैं स्कंद। तो कलम उच्च गुण वाले पादप के टुकड़े को, स्तंभ के टुकड़े को कलम कहते हैं और निम्न गुण वाले पादप के निचले भाग को स्कंद कहते हैं। अब करना क्या है, ये जो टुकड़ा काटा हुआ है कलम का, जैसे मान लीजिए ये टुकड़ा काटा हुआ है, ठीक है, और ध्यान ये रहे कि इसके ऊपर कलिकाएं उपस्थित होनी चाहिए।
किसके ऊपर उपस्थित होनी चाहिए? कलम के ऊपर कलिकाएं उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, एक चीरा लगाएंगे इस कंद पर, दूसरा चीरा वैसा का वैसा लगाएंगे कलम पर, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद इनको अच्छे से बांध देंगे। ठीक है, कुछ ही दिनों में दोनों की एदाएं आपस में जुड़ जाएंगी। एदा जुड़ने के बाद संवहन पुल या संवहन उत्तक आपस में जुड़ जाएंगे, संवहन उत्तक आपस में जुड़ जाएंगे, और फिर संवहन का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ये कलिकाओं से नए पादप का क्या हो जाएगा? निर्माण। इसी को कहते हैं रोपण। अब रोपण की भी यहां पर 3 विधियां दी हुई है। 3 विधियां कौन कौन सी, 4 विधियां दी हुई है। वो 4 विधियां कौन कौन सी है वो अपन देखते हैं। तो रोपण की 4 विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि है विहिप या जिब्बी या जिव्यारोपण। इसमें क्या करते हैं, इस कंद में एक एन आकार का चीरा लगा लेंगे, और वैसा ही एक चीरा लगाएंगे किसमें? कलम में, और दोनों को आपस में जोड़ करके रस्सी से बांध देंगे। ठीक है, कुछ ही दिनों बाद में कलम से नए पादप का प्रवर्धन यानी विकास हो जाए। दूसरी विधि है फचर रोपण। इसमें क्या करते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो, इस कंद में कैसा चीरा लगाया? वी आकार का चीरा लगाया, और सेम चीरा किस में लगाना है? कलम में। दोनों को आपस में जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए ये लो, ये जोड़ दिया, फिर रस्सी से दोनों को बांध देंगे। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया, कुछ ही दिनों में दोनों की एदाएं आपस में जुड़ जाएंगी, फिर संवहन उत्तक आपस में जुड़ जाएंगे, और संवहन का काम एक बार स्टार्ट हो गया तो नए कलिकाएं अंकुरित होकर के नए पादपों का निर्माण कर लेती है। तीसरी विधि है किरीट या मुकुट रोपण। इसमें क्या होता है, इस कंद की मोटाई ज्यादा होती है और कलम की मोटाई कम होती है। डायग्राम में देख पा रहे हैं आप। तो ऐसे में क्या करते हैं कि एक ही इस कंद में अनेक कलम एक साथ रोपित की जा सकती हैं, यानी कि एक ही इस कंद में खूब सारी कलम लगा दी तो इसी से एक ही बार में कई पादपों का निर्माण हो जाएगा। चौथी विधि है इसमें कलिका रोपण। इसमें क्या करना है, इस कंद में एक टी आकार का चीरा लगाना है, ऊपर त्वचा के ऊपर, छाल के ऊपर एक टी आकार का चीरा लगा लिया, और अब कलम की सिर्फ कलिका लेनी है। उस कलिका को टी आकार के चीरे में लगा करके रस्सी से बांध देंगे। कुछ ही दिनों बाद कलिका से नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो ये विधि हुई रोपण। तो टोटल अपन ने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 3 विधियां पढ़ी, कर्तन, दाब लगाना और रोपण। तो ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पूरा हो गया, इसी के साथ अलैंगिक जनन भी पूरा हो गया। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, अपन देख रहे थे आवर्त बीजी पादपों में जनन, जिसका पहला प्रकार अपन ने देखा था अलैंगिक जनन, वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा प्रकार है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैंगिक जनन होता क्या है। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होगा, दोनों का संलयन होता है जनन के दौरान, जिसको निषेचन बोलते हैं, जिसके फलस्वरूप बनता है युग्मनज। ठीक है, और युग्मनज से फिर बनेगा भ्रूण, और आगे चल करके जैसे पादपों की बात करें तो इससे बीज बन जाएंगे और बीज से नए पादप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल से
आगे आने वाले चैप्टरों में है फुल डिटेल इसकी। तो अपन बात करते हैं पादपों में लैंगिक जनन की। तो पादपों में लैंगिक जनन पुष्प द्वारा होता है, यानी पुष्प जो है पादपों का लैंगिक अंग है। लैंगिक अंग क्यों है? क्योंकि पुष्प में जननांग निर्मित होते हैं, इसलिए इसको लैंगिक अंग कहा जाता है। तो अपन पुष्प की संरचना के बारे में बात करते हैं। पुष्प की संरचना कैसी होती है? तो पुष्प किसी टहनी पर या स्तंभ पर जिस संरचना के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं उसे कहते हैं पुष्पवरंत। पुष्पवरंत का ऊपरी भाग थोड़ा फूला हुआ होता है जिसे कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्प का आसन। और आसन पे क्या किया जाता है? बैठा जाता है। तो इस आसन पे कौन बैठेगा? पूरा पुष्प बैठेगा। ठीक है। और पुष्प के 4 भाग होते हैं या 4 अंग होते हैं, यूं भी कह सकते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला है बाह्य दल। ठीक है। बाह्य दल, बाहर की ओर हरे रंग की पंखुड़ियां जो ज्यादातर हरे रंग की होती हैं, ये एक अकेली तो कहलाती है बाह्य दल, और पूरे समूह को कहते हैं बाह्य दल पुंज। ठीक है। पूरे समूह को कहेंगे बाह्य दल पुंज, और एक अकेले भाग को क्या कहेंगे? बाह्य दल। नंबर 2, दल पुंज। अंदर की ओर रंगीन पंखुड़ियां पाई जाती हैं। जैसे कि अपन देखते हैं अलग अलग पुष्प, कोई पीले रंग का होता है, कोई गुलाबी रंग का होता है, कोई लाल रंग का होता है। वो रंग इनको कौन प्रदान करते हैं? दलपुंज। इसकी एक सदस्य को दल कहते हैं, पूरे समूह को दलपुंज कहते हैं। ठीक है। तीसरा भाग है इसका पुमंग। पुमंग क्या है? नर जननांग। पुष्प का नर जनन अंग वो इस प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसके एक अकेले सदस्य को पुंकेसर कहा जाता है, यानी एक इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर, और पूरे समूह को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ठीक। एक पुंकेसर के भी 3 भाग होते हैं। जैसे ये पूरा पुंकेसर है, इसके 3 भाग हैं। नीचे नलिका जैसे भाग को कहते हैं पूतंतु, ऊपर ये थैले जैसे भाग को कहते हैं पराग कोश, और दोनों जहां पर जुड़े हुए होते हैं उसे कहते हैं योजी। ठीक है। तो तीनों भाग ये पूतंतु, योजी और परागकोश मिलकर पुंकेसर बनाता है। और पुंकेसरों के समूह को क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे, जो क्या होता है? नरजननांग। चौथा है इसमें भाग जायांग, यानी कि मादा जननांग, मादा जनन अंग सबसे बीचों बीच होता है। ये मादा जनन अंग हो गया। इसकी एक इकाई को या एक सदस्य को अंडक कहते हैं, और अंडक के भी 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय, लंबी नलिका जैसी संरचना वर्तिका, ऊपर थैलीनुमा संरचना वर्तिकाग्र, यानी तीनों मिलकर के अंडक बनाती है, और अंडकों के समूह को जायांग कहते हैं। तो इस प्रकार पुष्प में टोटल कितने भाग हुए? 4 भाग हुए। इनमें से ये 2 भाग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये दोनों भाग कहलाते हैं सहायक चक्र। सहायक चक्र क्यों कहलाते हैं?
क्योंकि ये सहायता करते हैं, लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। कैसे? रंगीन होते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और कीट आकर्षित होंगे तो वो फिर परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। और पुमंग और जायंग, इन दोनों को कहते हैं आवश्यक चक्र या जननशील चक्र, क्योंकि इन दोनों के द्वारा ही जनन संपन्न होता है। इनमें इनके द्वारा नर युग्मक बनेंगे, इनके द्वारा मादा युग्मक बनेंगे, दोनों का संलयन होगा, तब आगे लैंगिक जनन संपन्न होगा। तो इस प्रकार से टोटल पुष्प में 4 भाग हुए, जिनको 2 भागों में बांट दिया, 2 चक्रों में बांट दिया, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। किसी पुष्प में अगर ये चारों भाग उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प को पूर्ण पुष्प कहते हैं। पूर्ण पुष्प जिसमें चारों भाग उपस्थित हो, बाह्य, दल, दल, पुमंग, जायंग। तो ऐसे इसका एग्जांपल जैसे सरसों, मटर, इनमें ये चारों भाग उपस्थित होते हैं तो पूर्ण पुष्प हुए। अगर इनमें से कोई एक भाग भी अनुपस्थित है तो फिर वो पुष्प कहलाएगा अपूर्ण पुष्प। जैसे लौकी, पपीता, ये अपूर्ण पुष्प हुए। ठीक है, तो ये पुष्प की संरचना हो गई। तो पुष्प पादपों का लैंगिक अंग होता है। इसी के साथ अपना पहला चैप्टर संपन्न हुआ। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके हमें बताएं, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।